हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज एक नए सेशन को। इस नए सेशन में हम लोग करेंगे आज एनटीए यूजीसी नेट के जून 2012 के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। इससे पहली वाली वीडियो में जून 2012 के एंशिएंट हिस्ट्री के हम लोगों ने जो सवाल किए थे वो इसका पार्ट 1 था, और ये एंशिएंट हिस्ट्री के जून 2012 का पार्ट 2 है। ठीक है, ये जून 2012 के एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 है। तो उससे पहले, सवाल शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ें, आप हमारे यूट्यूब चैनल लिंक से जुड़ें। और चैनल से जुड़ने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका अगर पेपर 2 हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपका पेपर 2 हिस्ट्री नहीं है तो आप इस चैनल से ना जुड़ें, क्योंकि आपको इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2012 के एंशिएंट हिस्ट्री के। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जो भी विद्यार्थी अपने नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, केवल और केवल वही इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, इसी चैनल पर रहें। क्योंकि अगर मेरे कम सब्सक्राइबर भी रहेंगे, मेरे पास कम स्टूडेंट भी रहेंगे, लेकिन पढ़ने वाले होंगे, मुझे वही चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ सब्सक्राइबर के लालच में नहीं आया हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, जिसमें सूची 1 में यहाँ आपको वैदिक नदियों के नाम दिए रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरफ वैदिक नदी के नाम। तो वैदिक काल में नदियों को इन नामों से जाना जाता था, और उसी नदियों को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोगों को जो यहाँ मिलान करना है उसे सही कूट का चयन करना है। तो विपाशा को वर्तमान समय में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विपाशा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, व्यास नदी के नाम से। परुसनी को हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। परुसनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रावी नदी से। ठीक है, उसके बाद विशास्ता का वर्तमान नाम है झेलम। विशास्ता का वर्तमान नाम क्या है, झेलम। शतुद्री को सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है, यानी कि शतुद्री को ही हम लोग वर्तमान नाम में किस नाम में जानते हैं, सतलज नाम में जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और नदी का नाम है सदानीरा। ठीक है, सदानीरा जो है ये वैदिक नदी का नाम है। अब इसका वर्तमान रूप है गंडक। ठीक है, गंडक नदी का नाम आप सबने सुना होगा। तो गंडक को ही वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था। उसके अलावा वैदिक नदी में एक और नाम आता है रेवा। रेवा, रेवा किसका नाम है, तो रेवा नर्मदा नदी का नाम है, नर्मदा, है ना, नर्मदा। ठीक है, अब बात करें कुल वैदिक संहिताओं में, जैसे कि वैदिक जो संहिता है, वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। कुल कितनी नदियों का उल्लेख है, 31 नदी का। ठीक है, कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदी सिर्फ ऋग्वेद में है। जिसमें से 25 नदी सिर्फ इसमें है, ऋग्वेद में, अकेले ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदी का उल्लेख है, 21 नदियों का। ठीक है, उसके बाद जो आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी, या वैदिक ग्रंथों में जो सबसे पवित्र नदी है, वह सरस्वती थी। कौन सी सबसे पवित्र नदी, सरस्वती। एक मिनट, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ठीक है, वैदिक कालीन।
है ना। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, लेकिन सर्वाधिक बार किसका उल्लेख आया है? सर्वाधिक उल्लेख किसका है? सर्वाधिक उल्लेख सिंधु का है। किसका है? सिंधु का। ठीक है। और सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो सरस्वती। सर्वाधिक बार उल्लेख वाली की बात की जाए तो सिंधु नदी। ठीक है। तो अब बात करें कूट की। और हाँ, एक बात और, आप लोग पेपर पेन नोट्स सब लेके बैठे हैं ताकि इसका नोट्स बनाते चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो सही कूट होगा वो सही कूट हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ सवाल है कि एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख में इसमें से जो ऑप्शन दिए गए चारों, इसमें से किस चारों देवताओं के वैदिक देवताओं को उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का उल्लेख है उनमें पहला नाम इंद्र है, दूसरा मित्र है, तीसरा वरुण है, चौथा ना सत्य है। ठीक है, ना सत्य है। ठीक है, इन्हीं का उल्लेख वहाँ मिलता है। इंद्र क्या है? तो इंद्र युद्ध के देवता हैं। इंद्र क्या है? युद्ध के देवता। ठीक है, इंद्र क्या है? युद्ध के देवता। और साथ में क्या है? वर्षा के भी देवता हैं। ठीक है, उसके बाद वरुण क्या है? समुद्र के देवता हैं। वरुण समुद्र देवता। ठीक है, उसके बाद ऋतु परिवर्तन जो होता है या दिन रात जो होता है वो सब भी वरुण ही देखते हैं। ऋतु परिवर्तन और दिन रात। ठीक, मित्र को आकाश का देवता कहा गया है। मित्र को क्या बोला गया है? आकाश का देवता। ठीक है, मित्र को आकाश का देवता कहा गया है। ठीक है, तो इन सब देवताओं का उल्लेख है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, ठीक है, किस जन से संबंधित था? ठीक है, ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं आपको करा चुका हूँ कि शुरू में आर्यजन के टोटल 5 कबीले थे, जिसमें यदु था, पुरु था, तुर्वसु था, द्रुहु था, है ना, ये सब थे। उनके कबीले के राजा को अधिपति या राजा कहा जाता था, जो हेड होते थे, जो प्रधान होते थे। ठीक है, तो अब वो उसी में से ये सवाल पूछा गया कि जब आर्यों के साथ जब राजा सुदास का युद्ध हुआ 10 राजाओं के साथ, तो राजा सुदास जो थे वह किस कुल से या किस जन से संबंधित थे? ठीक है, तो राजा सुदास जो थे वो त्रिस्यु, है ना, त्रिस्यु या कहीं कहीं तुवर्सु लिखा रहता है, उस जन से संबंधित थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें 5 राजा कौन थे? आर्य थे। 5 राजा आर्य थे और 5 राजा आर्येतर थे। 5 राजा आर्येतर थे, 5 आर्य और 5 आर्येतर थे। ठीक है, इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। और ठीक है ना, राजा सुदास की विजय हुई थी। और जो हारे थे उसमें जो सबसे प्रसिद्ध थे हारने वाले में, वो पुरु वंश के थे। वो कौन थे? उनके प्रमुख पुरु वंश के थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कथन और कारण दिया गया है। तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध सत्रपी सूबा या प्रांत था, है ना। सत्रपी का मतलब होता है सूबा या प्रांत।
तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हेरोडोटस ने जो बात कही है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध क्षत्रपी या सूबा या प्रांत था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका कारण। क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय तक या सिकंदर के आक्रमण तक भारत में यानी 327-326 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। ये गलत है, लुप्त नहीं हुआ था। ठीक है ना, लुप्त नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से केवल ए सही है। तो इसका सही कोड ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन जो कहा था ये अजातशत्रु ने कहा था। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अजातशत्रु क्या थे, तो अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे, है ना। अजातशत्रु क्या थे? हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने ही अपना वक्तव्य दिया था कि भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ। और यही वो राजा थे जिसने क्या किया था कि अपने पिता बिंबिसार, है ना, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, बिंबिसार, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और राजगद्दी को प्राप्त किया था, है ना। बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, और इसने क्या किया है, और इसने राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का भी निर्माण करवाया। कहाँ पर निर्माण कराया? राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर, है ना, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाया है, स्तूप का निर्माण। ठीक है, स्तूप का निर्माण। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है ना। ये मतलब कि इनमें से किसने, संगम कवि में किसने कहा कि नंद वंश के जो शासक थे वह अपना जो धन है वह छुपा कर रखते थे। ठीक है, तो ये संचित धन के बारे में, जो जमा धन के बारे में किसने उल्लेख किया है? तो ये किया है मामूल नार ने। किसने किया है? मामूल नर ने। ठीक है, इसने क्या कहा था कि नंद जो लोग थे ये अपने धन को गंगा नदी में छुपा के रखते थे। कहाँ छुपा के रखते थे? तो ये लोग गंगा नदी में, जो नंद वंश के शासक थे वो अपने धनों को, अपने जो भी उनके पास धन संपत्ति थी उन्हें वह गंगा नदी में छुपा कर रखते थे। ठीक है, तो ये किसने कहा है? मामूल नर ने कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ देखिए एक तरफ अधिकारी और एक तरफ उसके विभाग दिए रखे गए हैं। ये मौर्यकालीन अधिकारी हैं। ठीक है ना, मौर्य काल में इतने सारे अधिकारी होते थे, करीब करीब इसमें 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है हमें। मौर्यकालीन प्रशासन में कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 18 तीर्थों का, और 26 अध्यक्ष, टोटल 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें मिलान करना है कि सन्निधाता किससे संबंधित है, समाहर्ता किससे संबंधित है, प्रणयाध्यक्ष किससे संबंधित है, अंतर्वांशिक किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो सन्निधाता है वो कोषागार के स्वामी हैं। ठीक है, वो किसके स्वामी हैं? कोषागार के स्वामी हैं। इनका संबंध, सन्निधाता का संबंध कोषागार से है। ठीक है, समाहर्ता क्या होता था? तो समाहर्ता का संबंध कर विभाग से होता था, कर संग्रह विभाग का वह स्वामी होता था। प्रणयाध्यक्ष क्या होता है? प्रणयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का स्वामी होता है। ठीक है ना, और अंतर्वांशिक जो है वह रानीवास के रक्षा दल, यानी कि जो भी रानियां होती थी उनके रक्षा दल का वह स्वामी होता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, जिसमें आटविक हैं। जो आटविक हैं वो वन विभाग का अधिकारी है ना। आटविक क्या है? वन विभाग का अधिकारी है। उसके बाद प्रदेष्टा एक आता है। प्रदेष्टा भी एक अधिकारी होते थे, जो कि फौजदारी जो होते थे, फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे।
ठीक है ना, फौजदारी न्यायालय के। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहला मैंने क्या बताया, आटविक, एक मिनट, हाँ, आटविक जो अधिकारी थे इनका संबंध किससे था, तो आटविक का संबंध था वन विभाग से। ठीक है, उसके बाद और मैंने क्या बताया, और मैंने प्रदेष्टा बताया, प्रदेष्टा, तो प्रदेष्टा का संबंध किससे है, ये फौजदारी मामले के न्यायाधीश होते थे। फौजदारी मामले के न्यायाधीश। ठीक है, तो ये जो भी मैं नोट्स कराता हूँ इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। एक तरफ आपको भारत के शासक दे रखे गए हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं कि भारत के किन किन शासकों के समय में कौन कौन से उनके राज दरबार में आए थे। ठीक है, और सॉरी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको उत्तर नहीं बताया। इसका जो सही मिलान तो मैंने कर दिया था, इसका जो सही उत्तर है, और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि एक तरफ भारतीय शासक दिए रखे गए हैं और उन्हीं भारतीय शासकों के अलग अलग समय में अलग अलग राजदूत आए थे। तो कौन से राजदूत किस शासक के दरबार में आए थे, उनका वर्णन हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो आइए इसका उल्लेख करते हैं हम लोग। डाइमेकस जो थे वह सीरिया नरेश एंटियोकस, एक राजा थे सीरिया के, उनका नाम था एंटियोकस, ये उनके दरबार से आए थे। ठीक है, ये किनके दरबार से आए थे, ये सीरिया नरेश एंटियोकस के दरबार से आए थे और बिंदुसार के दरबार में आए थे। किनके दरबार में आए थे, बिंदुसार के दरबार में। तो बिंदुसार का संबंध किनसे हो गया, डाइमेकस से हो गया। बिंदुसार का संबंध डाइमेकस से हो गया। ठीक है, उसके बाद जो जीवक था वह, उसका संबंध बिंबिसार के दरबार से था। ठीक है ना, बिंबिसार के दरबार से। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, जीवक आया था। जीवक कौन था, एक वैद्य था। बिंबिसार को एक बार पांडु रोग यानी कि जॉन्डिस हो गया था, तो उस समय उसे जीवक ने ही सही किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के दरबार में वत्साकार रहता था, इसका मंत्री ही था ये वत्साकार। ये वत्साकार ने ही लिच्छवियों में फूट डाल करके और लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु के अधीन लाने में मदद की थी। ठीक है, और जो बचा अब कौन, गोंडोफर्निस, इसका संबंध है सेंट थॉमस से। तो इसका सही उत्तर मिलान के हिसाब से हो जाएगा ए, सही कूट ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि की एक विशेषता विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्रायः स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल सही है। निम्न कारणों में से कौन सा कारण उस वृद्धि में सहायक नहीं हुआ था, है ना, यहाँ नहीं हुआ था की बात पूछी जा रही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कारण जो है कि इसमें सहायक सिद्ध नहीं हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था, तो ऐसा तो नहीं है कि भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। मुझे तो यही क्वेश्चन लग रहा है कि यही ऑप्शन लग रहा है कि नहीं होगा, है ना, ये कारण नहीं था। बाकी मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और समान प्रशासकीय व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इंडो यूनानी शासकों ने पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। शक, पल्लव एवं कुषाण शासकों ने मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहायता या सहयोग दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे प्रश्न क्या है, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न कारणों में कौन सा कारण उसकी वृद्धि में सहायक नहीं था। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमारा उत्तर ए सही हो जाए, क्योंकि ए वाला ऑप्शन ही सही नहीं है, है ना, बाकी तीनों सही है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से हमें मिलान करने के लिए आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्राचीन स्मारक दिए रखे गए हैं और दूसरी तरफ उस प्राचीन स्मारक की मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। तो हमें उन्हें मिलान करना है। तो हमें उन्हें मिलान करने के लिए इसके पॉइंट्स को समझना होगा। जैसे सांची का स्तूप है ना। तो सांची का स्तूप जो है उसका मिलान होगा सारीपुत्र तथा मौदगलियान के अस्थि अवशेष युक्त, है ना। तो इसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो सांची के स्तूप का जो संबंध है वह है तीसरे नंबर ऑप्शन से, सारीपुत्र तथा मौदगलियान के अस्थि अवशेष युक्त से, ठीक है। उसके बाद नालंदा का जो बौद्ध स्मारक है वह सबसे ऊंचा है, तो इसलिए बी का ऑप्शन चला जाएगा ए में, ठीक है। सी है जुन्नर क्या है कि जुन्नर का जो प्राचीन स्मारक है जो जुन्नर, उसमें वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगिरी बनाया गया है, वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगिरी, ठीक है। और एलोरा क्या है, एलोरा जैसे कि हम लोग जानते हैं गुफा है, और यहाँ क्या है हिंदू बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व है। तो इस हिसाब से हमारा सही कूट हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन सही है और 1 गलत है। तो हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो कनिष्क जो है, कनिष्क को तो कनिष्क के सिक्कों पर तो अद्रोक्षो है ही, है ना, बिल्कुल है, ये सही है, ठीक है। उसके बाद अगर अगथोक्लीज, हाँ अगथोक्लीज के भी सिक्कों पर बलराम का चिन्ह मिलता है, सही है। क्षत्रप रुजुवुल, इस पर भी पल्लस का चिन्ह मिलता है, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर चक्र पुरुष का चिन्ह नहीं मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर मयूर का चिन्ह मिलता है। किसका चिन्ह मिलता है, मयूर का। तो ठीक है, तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं कुमारगुप्त के हैं, बाकी सब सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है ना। तो इसका सही उत्तर होगा प्रवर सेन। इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रवर सेन। प्रवर सेन ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी और इन्हीं का औचित्य उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने का था, है ना। और इसने प्रवर सेन ने क्या किए थे, 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। कितने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, 4 बार अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, घोड़े को यज्ञ के बाद छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ेगा उतना क्षेत्र उस राजा का माना जाएगा, जब तक कि उस घोड़े को कोई दूसरा राजा रोकता नहीं। अगर रोक लेता है तो फिर उसे उस राजा के साथ युद्ध करना होगा, जो विजयी होगा वो क्षेत्र उसके अधीन आ जाएगा। अगर वो उस घोड़े को कोई रोकता नहीं है तो जितनी दूर तक वो घोड़ा दौड़ता चला जाएगा वो सारे क्षेत्र अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था और सम्राट की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है ना। किसकी उपाधि धारण की थी, सम्राट की उपाधि, 1 मिनट, सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। सम्राट की उपाधि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दे दिए, ठीक है। तो ऐसा किसने किया था, ऐसा किया था देवपाल ने, ठीक है ना। देवपाल ने किया था कि शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दिए थे। तो किसने दिया था, देवपाल ने दिया था, ठीक है ना। उनके अनुरोध पर 5 गांव दान में इन्होंने दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए फिर से मिलान करने के लिए आया है।
ठीक है। तो हमें करना है मिलान। इसमें भी है कि एक तरफ प्राचीन नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ है प्राचीन नगर और दूसरी तरफ है उसकी आधुनिक प्रतिनिधि। ठीक है, तो हमें इसके मिलान करने हैं। तो इसका मिलान हम लोग करेंगे। तो दसपुर का जो संबंध है वो है मंदसौर से। ठीक है, दसपुर का संबंध किससे है, दसपुर का संबंध है मंदसौर से। ठीक, द्वार समुद्र का संबंध है हलेबीड से। ठीक है ना, द्वार समुद्र का संबंध किससे है, हलेबीड से है। उसके बाद मध्यमिका का संबंध नगरी से है। मध्यमिका का संबंध किससे है, नगरी से है। और समापा का संबंध जौगढ़ से है। तो अब हम अपने कूट में देख लेते हैं ये कूट किस में मिलता है। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी। तमिल संगम के तीसरे संगम तमिल संगम के तीसरे गलत पढ़ रहा हूँ मैं। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ है ना, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी। तो ये जो हुई थी ये मदुरा में हुई थी। कहाँ हुई थी, मदुरा में हुई थी। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये जो हुआ था। तो इस समय अध्यक्षता किसने की थी, तो इस समय की जो अध्यक्षता की थी वो नक्कीर द्वारा की गई थी। किसने की थी, नक्कीर, है ना, नक्कीर। कहीं कहीं नक्कीरर भी लिखा रहता है, तो नक्कीरर द्वारा की गई थी। ठीक है, इसे पांड्य शासक, जो पांड्य शासक थे, है ना, पांड्य शासक, पांड्य शासक, पांड्य शासकों का इनको संरक्षण था, है ना, पांड्य शासकों का इनको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरब लेखकों ने, है ना, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है। ठीक है, तो जो अरब के जो भी लेखक आए थे, अरबियन लेखक जैसे कि अल मसूदी हो गए, उसके बाद अल बिरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, ये सब जो भी आए थे वो दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौमिक शासकों में करते हैं। ठीक है, तो वह करते हैं मान्यखेट के राष्ट्रकूट की वर्णन, है ना, मान्यखेट के राष्ट्रकूटों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, ठीक है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट को, इनका ही वर्णन जो है या अपने लेखों में अरब लेखकों ने इनकी गणना संसार के 4 भौमिक शासकों में की है, मान्यखेट के राष्ट्रकूटों की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रश्न को फिर से आप समझें, कौन सही सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सुमेलित है। तो राजशेखर का संबंध विधशाल भज्जिका से है, ये बिल्कुल सही है ना। तो राजशेखर का संबंध विधशाल भज्जिका से है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, श्री हर्ष ने नैषधीय चरित्र, ये भी सही है, इनका वर्णन भी एकदम सही दिया गया है। श्री हर्ष का संबंध नैषधीय चरित्र से है। उसके बाद फिर देखते हैं, महेंद्र वर्मन का संबंध कविराज से। ठीक है, देखते हैं सही है या नहीं। उसके बाद है शूद्रक का संबंध मृज काटिकम से है, बिल्कुल सही है। लेकिन महेंद्र वर्मन का कवि राजमार्ग ये सही नहीं है ना। महेंद्र वर्मन का संबंध जो है वो है मत विलास प्रसहन से। किससे है, इससे नहीं है, इनका संबंध किससे है, मत विलास प्रसहन से या प्रहसन, है ना, इससे है इनका संबंध। ठीक है, इनसे है इनका संबंध। ठीक है, मत विलास प्रहसन से। तो ये इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है,
तो भाई कविराज वाले ऑप्शन सम्मिलित नहीं हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुरातात्विक स्थल है और दूसरी तरफ वह उसकी पहचान दे रखी गई है। तो आइए हम इन्हें मिलान करके देखें इसका सही उत्तर क्या है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले मिलान करने के लिए बागोड़। ठीक है, तो बागोड़ क्या है? तो बागोड़ जो है कि राजस्थान का एक मध्य पाषाणिक स्थल है। बागोड़ क्या है? राजस्थान का एक मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक, नेक्स्ट ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी क्या है? तो ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटक में महापाषाणिक स्थल है। कर्नाटक में एक महापाषाणिक स्थल है। ठीक, माहेश्वर क्या है? तो माहेश्वर जो है वह मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, ब्रह्मगिरी कहाँ का? कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है। तो माहेश्वर क्या है? मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, और अंत में डी यानी कि टेक्कलकोटा। तो टेक्कलकोटा का संबंध जो है वह कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल से जोड़ा गया है। तो इस कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट के साथ साथ ये आज का आखिरी सवाल भी है। तो क्वेश्चन है किस अर्ध ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? ठीक है, तो इसका जो प्रमाण मिला है वह मिला है नेवासा से। कहाँ से मिला है? नेवासा से। नेवासा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ है? नेवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र में है। उसके अलावा नवदा टोली से क्या क्या मिला है? तो नवदा टोली से खेती के भी प्रमाण मिले हैं, जिसमें कि हमें गेहूं प्राप्त हुआ है ना, गेहूं प्राप्त हुआ है, धान प्राप्त हुआ है और दाल प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनाम गांव से क्या मिला है हमें? इनाम गांव से हमें कुम्भकार मिले हैं, यानी कि कुम्भकार का प्रमाण मिला है। कुम्भकार का प्रमाण मिला है। ठीक है, धातुकार का प्रमाण मिला है। धातुकार का प्रमाण मिला है। चूना बनाने का कारखाना भी मिला है ना, चूना बनाने वाले मिले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है? मिट्टी के मूर्ति मिले हैं, या मिट्टी के मूर्ति बनाने के कारीगर मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के मूर्ति के कारीगर। सॉरी, मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूँ। मिट्टी के मूर्ति मिले हैं, है ना, या उनके कारीगर मिले हैं, कारीगर। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। हो सकता है कि मेरी राइटिंग ख़राब हो, मैं इसे ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ अभी पूरी तरह से फ्री नहीं हुआ है ऑनलाइन क्लास में। लेकिन आप लोग, चूँकि मैं ऑडियो बोलता हूँ, और उससे आप रिलेट करें और अपनी कॉपी पे सही सही नोट डाउन करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आज का आखिरी सवाल था, जो कि ये सेशन ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ, एक नए एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, काफ़ी क्वेश्चंस की डिटेलिंग के साथ, है ना। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।